हेलो एवरीवन, जय हिंद। माई सेल्फ डॉक्टर सौरभ एंड स्वागत है आप सभी का अपने चैनल दैट इज निम्बस करियर टीचिंग प्लेटफॉर्म। दिस वीडियो इज कंटिन्यूएशन ऑफ द पार्ट 1 जो हमने कल डिस्कस किया था। हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं बेटा 2023-24 का पीजीटी बायोलॉजी का एग्जाम। तो जिसने भी कल की वीडियो नहीं देखी है, डू चेक इट आउट। आज की वीडियो हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। कल हमने फर्स्ट टू 20 तक क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करने वाले क्वेश्चन नंबर 21 से। तो बिना किसी देरी के चलिए बेटा आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये वाला क्वेश्चन हमने कल कर लिया था, बट चलिए एक बार देख लेते हैं। दैट इज एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन इज एन एग्जांपल ऑफ। तो इसका आंसर रहेगा बेटा दैट इज सेल सिग्नलिंग। जिसने भी बेटा कल वाली वीडियो नहीं देखी है एक बार देख लीजिए, उसमें हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया व्हाट इज दिस, व्हाई इज दिस। तो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर दैट इज साइक्लिन्स एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डैश। अब आपसे यहाँ पे पूछ रहा है दैट साइक्लिन्स एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस जो बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। अब जो एक इंटेलिजेंट बंदा होगा वो उसका नाम देखते ही आंसर बता देगा। साइक्लिन्स एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस, ठीक है। साइक्लिन्स किस में हेल्प करेंगे अल्टीमेटली? सर ये हेल्प करेंगे डायरेक्टली किसमें बेटा? रेगुलेशन ऑफ सेल साइक्लिंग में। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ पे तो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन काम करेगी। सिंथेसिस ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज हमारे पास कहाँ पे होगी? एस फेज में रहेगी, ठीक है। एस फेज में रहेगी आपके इंटरफेज में, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर होगा इसका दैट इज रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल, ठीक है। तो आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द डैश। अब हमें पता है फोटोसिंथेसिस आपके पास दो फेजेस में रहती है। कौन कौन सी? सर लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होता है हमारे पास? देयर इज सिंथेसिस ऑफ एटीपी, हमारे पास एनर्जी प्रोडक्शन रहती है। एंड डार्क रिएक्शन में हमारे पास यूटिलाइजेशन ऑफ उस एटीपी का हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। ये चीज क्लियर है। अब हमें पता होना चाहिए कि लाइट रिएक्शन कहाँ पे होती है एंड डार्क रिएक्शन कहाँ पे होती है। तो अगर बात की जाए बेटा लाइट रिएक्शन की, तो लाइट रिएक्शन होती है हमारे पास इनसाइड द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। बिकॉज अगर आपको अच्छे से याद हो तो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है मीसोफिल सेल्स। मीसोफिल सेल्स में भी कहाँ पे सर? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में भी कहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट में हमारे पास जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन उसकी, दैट फॉर्म्स द, जिसके पास प्रेजेंट होता है हमारे पास क्लोरोफिल, जिसका फंक्शन होता है दैट इज टू एंट्रैप द सन एनर्जी। अब यहाँ पे आपके पास, आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर समझ होना चाहिए। इमेजिन आपके पास कॉइन्स है, ठीक है, कॉइन्स है। आपने कॉइन्स को एक दूसरे के ऊपर स्टैक कर लिया। that single coin is called as thylakoid, and ये जो stack आपने बनाया पूरा, this whole stack is called as grana, ठीक है। this whole stack is called as grana and these grana are interconnected by a structure called as stroma lamellae। और ये जो आसपास जो पूरा स्पेस बच गया that is called as stroma। तो सिंगल को क्या बोला हमने? थाइलाकॉइड। बहुत सारे स्टैक को जिसको हमने स्टैक कर लिया that is called as grana, एंड उनको इंटरकनेक्ट करता है बाय स्ट्रोमा लेमेले। अब स्ट्रोमा लेमेले हमारे पास, यहाँ पे आपको एक चीज पता होनी चाहिए दैट स्ट्रोमा लेमेले है हमारे पास डार्क रिएक्शन, नॉट दिस। स्ट्रोमा लेमेले की बात कर रहा हूँ मैं ना, नॉट द स्ट्रोमा। स्ट्रोमा लेमेले में हमारे पास डार्क रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन हमारे पास कहाँ पे होती है सर? दैट अकर्स इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। तो आई होप इट्स क्लियर। तो अगला क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। दैट इज स्पिंडल फाइबर्स आर मेड अप ऑफ। स्पिंडल फाइबर्स आपके पास आपको पता होना चाहिए दैट स्पिंडल फाइबर्स कहाँ पे काम आते हैं। अब अगर आपको अच्छे से याद हो, स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं कहाँ से? हमारे पास सेंट्रोमियर से। सेंट्रोमियर की डुप्लीकेशन कहाँ पे होती है सर? इट अक्कर्स इन द, बहुत से बच्चे बोलेंगे सर एस फेज में। सेंट्रोमियर की डुप्लीकेशन रहती है बेटा हमारे पास कहाँ पे? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। एनाफेज में जाके आपके पास सेंट्रोमियर डुप्लीकेशन होती है, ठीक है। वहां से आपके पास स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं। स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं। स्पिंडल फाइबर्स आपके पास किससे बने होते हैं? ये यहाँ पे पूछ रहा है। अब ये जाके स्पिंडल फाइबर्स का किसके साथ अटैच कर जाएंगे? काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम, एंड देन इट विल पुल द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स अपार्ट। तो यहाँ पे बात की जाए स्पिंडल फाइबर्स किससे बने होते हैं? स्पिंडल फाइबर्स आर मेड अप ऑफ सर, किससे बेटा? स्पिंडल फाइबर्स आर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। दे आर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्रोमैटिन तो हमारे पास द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, जिसके ऊपर आपके पास क्रोमोसोम्स लगे होते हैं। तो क्रोमैटिन तो नहीं हो सकता। कोहेजन इज अ फोर्स, जिसके पास आपका फोर्स बिटवीन टू सिमिलर मॉलिक्यूल्स। ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स हमारे पास कहाँ बनते हैं सर? गोल्जी एपेरेटस में बनते हैं।
तीनों ऑप्शंस गलत है, आंसर रहेगा इसके दैट इज माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर आपके सामने दे रखा है, दिस इज सर 9+2 अरेंजमेंट, 9+2 अरेंजमेंट, व्हील कार्ट लाइक अपीयरेंस जिसको बोला भी जाता है। एंड यहाँ पे मैंने बताया कहाँ पे होती है, ये आपके सेंट्रोमेयर है, ये आपके स्पिंडल फाइबर्स निकल रहे हैं, किसके साथ अटैच होते हैं सर, काइनेटोकोर के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए, काइनेटोकोर और सेंट्रोमेयर में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। सेंट्रोमेयर का फंक्शन है टू सिस्टर क्रोमैटिड्स को आपस में जोड़ के रखना, वेयर एज काइनेटोकोर इज द प्लेस जहां पे हमारे पास स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमेयर से आके अटैच कर जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये तो बेटा एक 9th क्लास के बच्चे को भी पूछा जाएगा, वो भी इसका आंसर बता देगा। और इस स्टेप लेवल का इजी क्वेश्चन आपसे 2023-24 में पूछा गया था, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इतना इजी क्वेश्चन आपको इस बार भी आएगा, बट लेट अस से इट्स एग्जाम, हार्ड क्वेश्चन होंगे तो इजी क्वेश्चन भी रहेंगे। ठीक है, तो आपसे पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली। सेमी ऑटोनॉमस मींस जो अपनी एक्टिविटीज को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकती है। जैसा कि हमें पता है दैट न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल, तो सारी जो कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज रहती हैं इट गोज थ्रू द न्यूक्लियस। बट आपसे पूछ रखा है यहाँ पे सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलीज मींस जिसके पास अपना खुद का डीएनए होगा। अब खुद का डीएनए आपके पास पता है दो ही चीजों के पास है हमारे पास सेल में, एक माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा है सर क्या, क्लोरोप्लास्ट। अब इनके बोनस पॉइंट यहाँ पे आपको दोनों के बताता हूँ। दोनों के पास जो राइबोसोम्स होते हैं दे आर ऑफ 70s टाइप, इसके भी 70s टाइप है, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास पाए जाते हैं राइबोसोम्स। इसके अलावा आपको एक चीज पता नहीं चाहिए दैट माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास डिवाइड करता है बाय फिजन। तो इट्स डिवीजन इज, जैसे इसका डिवीजन सेल साइकिल पर डिपेंड नहीं करता है, माइटोकॉन्ड्रिया अपना डिवीजन खुद करता है, therefore it is called as semi autonomous organelle is one of the reason। तो आंसर रहेगा इसका माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम्स कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कॉल्ड एज सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल, तो ये आंसर नहीं रहेगा। एंडोसोम्स क्या होते हैं, हाँ जी, एंडोसोम्स क्या रहते हैं, डिक्टियोसोम्स क्या रहते हैं। डिक्टियोसोम्स हमारे पास क्या होते हैं सर, गोल्गी एपैरेटस के पास आपकी जो स्टैकिंग से बनते हैं दैट इज कॉल्ड एज डिक्टियोसोम्स। ठीक है, एंडोसोम्स हमारे पास एक टाइप के वैक्यूल्स रहते हैं, तो उसकी बात नहीं करते हैं अभी इनकी। तो नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, इन ऑर्डर टू नो वेदर F1 ऑफस्प्रिंग्स आर होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस शुड बी यूज्ड। आपसे पूछ रखा है कि आपकी एक प्रोजेनी F1 प्रोजेनी, उसमें आपको पता करना है कि जो मेरे पास जो प्रोजेनी आई है क्या वो होमोजाइगस है या वो हेटेरोजाइगस है, तो आप कौन सा क्रॉस इस्तेमाल करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए सारे क्रॉसेस के बारे में, कौन से क्रॉसेस क्या काम करते हैं। बैक क्रॉस का मतलब, बैक क्रॉस मींस एक जनरेशन पीछे जाना। आपने प्रोजेनी को मेट करवा दिया विद वन ऑफ द पेरेंट, यू डोंट नो द जीनोटाइप, आपको जीनोटाइप नहीं पता है, बट आपने स्टिल रेदर देन आपने क्या किया, पेरेंट के साथ बैक क्रॉस करवा दिया, यानी कि वन ऑफ द पेरेंट के साथ आपने उसकी मीटिंग करवा दी, दैट इज कॉल्ड एज बैक क्रॉस। दूसरा है सेल्फ फर्टिलाइजेशन, मीन आपने क्या किया, लेटेस्ट से आपके पास कोई पी प्लांट है, ठीक है, पी प्लांट है, उसकी जो प्रोजेनी F1 जन रही, तो आपने F1 जनरेशन को ही F1 जनरेशन के साथ मेट करवा दिया, दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ फर्टिलाइजेशन। अब दैट इज टेस्ट क्रॉस की बात की जाए तो टेस्ट क्रॉस आपके पास क्या किया जाता है, टेस्ट क्रॉस इज अ स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ क्रॉस, जिसमें हम क्या करते हैं, प्रोजेनी को क्रॉस करवाते हैं विद द होमोजाइगस, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल के साथ हम इसको मेट कराते हैं, एंड दिस विल बी योर आंसर। यहां से हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा ऑफस्प्रिंग है वो होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। ठीक है, लेट मी गिव एन एग्जांपल, एक एग्जांपल देख लेते हैं। मेरे पास मैंने एक प्रोजेनी ली है, मुझे इसका जीनोटाइप नहीं पता है, बट लेटेस्ट से मैंने ये प्रोजेनी ली है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो मेरे पास F1 जो प्रोजेनी आएगी वो आएगी सारी कैपिटल टी स्मॉल टी, हाँ जी, दैट इज हेटेरोजाइगस कंडीशन है यहाँ पे मेरे पास, बट लेटेस्ट से मुझे इसका जीनोटाइप नहीं पता है, तो क्या करो, इसको क्रॉस करवा दो विद रिसेसिव पी प्लांट हमारे पास आ गया यहाँ पे। तो जो हमारे पास इसकी प्रोजेनी आएगी बेटा, ये आएगी सारी कैसी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि हमारे पास ये आएगी इन द रेशियो 1:1। अगर हमारे पास 1:1 आ रही है इसमें, दैट मीन्स आवर प्रोजेनी, दैट जो हमारा जो इंडिविजुअल था
दैट वाज हेटेरोजाइगस। वो कैसा था सर? वो था हेटेरोजाइगस। और अगर ये सारी की सारी प्रोजेनी डोमिनेंट आएगी, यानी कि आपके पास सारे के सारे जो प्लांट्स आ रहे हैं वो आपके पास कैसे आ रहे हैं? ये वाले आ रहे हैं, ठीक है। सारे के सारे प्लांट्स जो आपके टॉल आ रहे हैं, दैट मीन्स आर इंडिविजुअल वाज होमोजाइगस, डोमिनेंट और रिसेसिव, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा दैट इज टेस्ट क्रॉस। तो आई होप इसमें भी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ऐसे प्यारे प्यारे से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। हम पूरा पेपर डिस्कस करेंगे बेटा इस सीरीज में, एंड इफ यू गाइज वांट कि हम 2016 का पेपर भी डिस्कस करेंगे, लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शन ऑफ टीआरएनए, ट्रांसक्रिप्शन आरएनए का फंक्शन पूछ रखा है यहाँ से, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो एक्ट एज अडेप्टर इन द ट्रांसलेशन ऑफ जेनेटिक सीक्वेंसेस ऑफ एमआरएनए इनटू प्रोटीन्स, क्या इसका फंक्शन ये है? एक्ट एज अ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, क्या इसका फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस करना है? रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन है, या एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है? तो इसका आंसर रहेगा बेटा दैट इट एक्ट एज अ अडेप्टर इन द ट्रांसलेशन ऑफ जेनेटिक सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए इनटू प्रोटीन्स। इस ऑप्शन को मैं अच्छे डिटेल में बाद में समझाता हूँ, पहले बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। दैट व्हाई नॉट द अदर ऑप्शंस? एक्ट एज अ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, सर ये तो राइबोसोम्स का काम है, ये तो राइबोसोम्स का काम है, देयरफॉर राइबोसोम्स आर कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्री। एक्ट रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ये आप डिफरेंट फील्ड में जा रहे हैं तो इसको छोड़ दो। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन तो आपका बहुत से लेवल पे कंट्रोल किया जा सकता है। एक्ट एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, ये तो सर आप एंजाइम्स की बात कर रहे हैं, ये तो आप एंजाइम्स की बात कर रहे हैं, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। बात कर रहे हैं टीआरएनए की, यानी कि ट्रांसक्रिप्शनल आरएनए। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए दैट सेंट्रल डोग्मा जो रिवॉल्व करता है हमारा, इसके लिए आपको सेंट्रल डोग्मा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दैट इज जो हमारे पास डीएनए, ये आपके रेप्लिकेट करता है, डीएनए रेप्लिकेशन, ये हमारे डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है। और दिस डीएनए रेप्लिकेशन से अगर हमें आपको क्या बना के देना है? एमआरएनए बना के देना है, एमआरएनए बना के देना है। दिस अकर्स बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, एंड दिस mRNA goes under the process of translation for the production of proteins। तो जिसको इतनी भी नॉलेज है भी है ना बेटा, वो भी इस चीज को कर सकता है। अब ये जो प्रोसेस हो रही है बेटा, ये हो रही है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि डीएनए तो आपके पास न्यूक्लियस के अंदर ही है। बट ये जो ट्रांसलेशन प्रोसेस हो रही है बेटा, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स हो रही है, ये होती है साइटोप्लाज्म। क्यों? क्योंकि हमारे पास राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट है सर? ये प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म। तो जो हमारे पास टीआरएनए रहता है, टीआरएनए रहता है यानी ट्रांसक्रिप्शनल एमआरएनए, वो अब देखो एमआरएनए इसको मैसेंजर आरएनए क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये आपका बन गया कहाँ पे? न्यूक्लियस में। ये अपना मैसेज लेके जाएगा किसके पास? ये अपना मैसेज लेके जाएगा बाहर राइबोसोम्स के पास, जिसके पास प्रेजेंट होगा ये टीआरएनए। अब इसके साथ ये जो यहाँ पे आप लोग बाइंड करता हुआ देख रहे हो, दिस इज एमआरएनए, दिस इज एमआरएनए। अब यहाँ पे ये बाइंड करेगा, दिस इज द स्ट्रक्चर। इसके पास 3-4 आर्म्स होती है, इन डिटेल में इसका स्ट्रक्चर हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे आपके पास नीचे एमआरएनए आपका आ गया, और यहाँ से आपके पास अमीनो एसिड चेन बनने लगी, एंड अमीनो एसिड्स आर फर्दर, इसीलिए ग्रोइंग पेप्टाइड चेन यानी कि पॉलीपेप्टाइड्स को ही बोला जाता है अल्टीमेटली प्रोटीन्स। तो आई होप दिस इज क्लियर, यहाँ पे कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। बेटा देखो क्वेश्चन एक है, बट ऑप्शन से पॉसिबिलिटीज अनेक बन जाते हैं, तो मेक श्योर कि हम बाकी ऑप्शन को भी बहुत ध्यान से देखें, बिकॉज एग्जामिनर्स बहुत लेथार्जिक रहते हैं, वो अपना क्वेश्चन खुद नहीं बनाते, ठीक है। वो बोलते हैं कि यार ऑप्शन से ही मुझे एक नया क्वेश्चन बन जाए तो बेटर रहेगा। तो इट्स बेटर टू लुक एट अदर ऑप्शंस, एंड इससे रिफ्रेश भी होता रहेगा। फॉर एग्जांपल प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे है सर? पता लग रहा है राइबोसोम्स में। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट किसकी बात करें सर? एंजाइम्स की बात करें। एंड द स्पेसिफिक राइबोसोम्स या स्पेसिफिक हमारे पास जो आरएनए रहता है जो कि आपका एंजाइमेटिक एक्टिविटी कॉज करता है, दे आर कॉल्ड एज राइबोजाइम्स। तो ये सब चीज़ें हमारे जहन में रहनी चाहिए, इसीलिए बाकी ऑप्शंस देखना भी जरूरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द स्टॉप कोडोन? आपसे पूछ रखी है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, ठीक है। बायोलॉजी में एक चीज का बहुत ध्यान रखना बेटा, स्टेटमेंट क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना। आपसे पूछ क्या रखा है एग्जैक्टली वो ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक नॉट भी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, या यहाँ पे मैंने सिंपली IN लगा दिया तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रखी है। तो आपको क्वेश्चन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है, बहुत ध्यान से आप क्वेश्चन पढ़िए पहले, देन MCQs पे आइए, देन ऑप्शंस पे आइए। Which of the following statement is correct about the stop codon? Stop codons, the stop codons code for at least 3 amino acid.
तो बेटा ये स्टेटमेंट तो सीधे ही गलत हो जाती है, बिकॉज स्टॉप कोडोन्स डू नॉट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड, ठीक है, दे डू नॉट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड। द स्टॉप कोडोन द प्रोसेस स्टॉप्स द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि ट्रांसलेशन को स्टॉप करते हैं। यस, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देयर आर 3 स्टॉप कोडोन्स, दैट इज युग, युगा, उ, युआ। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका आंसर रहेगा दैट इज 2 and 3, यानी कि बी ऑप्शन शुड बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो जिसके बारे में हम जब ट्रांसलेशन कर रहे होंगे तब ज़्यादा अच्छे से इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। हमारे पास स्टॉप कोडोन्स के बारे में, स्टॉप कोडोन्स क्या होते हैं, स्टार्ट कोडोन्स क्या होते हैं, यू शुड हैव इंफॉर्मेशन अबाउट दिस, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Mirabilis jalpa 4 o'clock plant has 3 different types of leaves, green, white and vegetative leaves. The green leaf has normal chloroplast, obviously. The white leaf has mutated chloroplast, obviously, whereas the vegetative leaf had combination of both mutant and normal chloroplast. This is an example of dash. अब Mirabilis jalpa यानी कि 4 o'clock plant, 4 o'clock plant, इसके ऊपर हमारे पास कॉर्निस ने जाके एक्सपेरिमेंट्स किए थे। अब इसने 3 टाइप के हमारे पास लीव्स मिली थी। एक तो ग्रीन, जो कि ऑब्वियसली इसके पास क्लोरोप्लास्ट होगा तो अच्छे से फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे। अब जो वाइट लीव्स होंगे बेटा, उनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो क्या वो फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे? नहीं, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे तो उनके पास फूड ही नहीं होगा, फूड नहीं होगा तो अल्टीमेटली दे विल डाई। जो कि एट द सेम टाइम वेजिटेटिव लीव्स हैं, इनके पास मिक्स कॉम्बिनेशन है। तो दिस ग्रीन लीफ हैज नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट एज म्यूटेटेड क्लोरोप्लास्ट, ये हम चीज डिस्कस कर चुके हैं अभी, ठीक है। तो आपसे पूछ रखा है ये किसका एग्जांपल है, तो बेटा दिस इज एन एग्जांपल ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, बिकॉज जो साइटोप्लाज्म है उसी से इनहेरिट होकर आपके पास आगे तीनों वेराइटीज बन रही है, ठीक है। न्यूक्लियर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इसका नहीं है। एपिस्टेसिस इसका भी एग्जांपल नहीं है। लिंकेज यानी कि सेम जीन्स पे आपके पास लिंकेज हो रही है, कम डिस्टेंस पे है, तो वो भी इसका ऑप्शन नहीं है। एपिस्टेसिस क्या होता है बेटा, जब आपकी एक जीन दो बाकी जीन्स को भी को एक्सप्रेस ना होने दे। फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल बहुत ही प्यारा एग्जांपल है बेटा, आपके पास एल्बिनिज्म, ठीक है, एल्बिनिज्म जो कि हमारे पास एल्बिनोज होते हैं, ठीक है। अब लेट मी गिव एन एग्जांपल कि उनकी लेटेस्ट से उनके पास कोई पिगमेंट है, उसकी आई का कलर बता रहा है कि तेरी आई का कलर होगा ब्लू, बट सिंस दैट कंडीशन इज एल्बिनिज्म तो वो किसी भी पिगमेंट को सिंथेसाइज होने ही नहीं देगा, चाहे वो आई कलर है, चाहे वो हेयर कलर है, चाहे वो स्किन कलर है, वो किसी को भी सिंथेसाइज होने ही नहीं देगा। दैट मीन्स वहां पे हमारे पास एक जीन ने बाकी 2-3 जीन्स के रेगुलेशन को भी क्या कर दिया, बंद कर दिया। दिस इज कॉल्ड एज एपिस्टेसिस। तो ये दोनों तो ऑप्शन नहीं है, इसका आंसर होगा दैट इज साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेप्टिलियन एंसेस्ट्री ऑफ बर्ड्स कैन बी एग्जिबिटेड बाय। अब हमें पता है एक बहुत ही द क्लोजेस्ट एंसेस्टर ऑफ टुडे ऑफ डायनासोर्स इज चिकन, ठीक है। अगर किसी को पता हो द क्लोजेस्ट एंसेस्टर ऑफ डायनासोर्स टुडे इज चिकन, तो दे आर कॉल्ड एज एंसेस्टर्स ऑफ, ठीक है, दे आर कॉल्ड एज एंसेस्टर ऑफ रेप्टाइल्स। ऐसा क्यों? बिकॉज क्या उनके पास नॉन एमनियोटिक एग्स है? नहीं, बिकॉज इनके जो एग्स होते हैं दे आर एमनियोटिक, ठीक है, एमनियोटिक होते हैं तभी तो एग खाते हैं हम, ठीक है। कभी तुमने सांप के अंडे खाए हैं? नहीं, ठीक है। दैट इज 4 चेम्बर्ड हार्ट। नहीं सर, रेप्टाइल्स के पास हमारे पास 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के पास 4 चेम्बर्ड होता है, बाकी सभी के पास जो हार्ट है दैट इज 3 चेम्बर्ड, तभी वो पोइकिलोथर्मी कहते हैं। अब पोइकिलोथर्मिक और 3 चेम्बर्ड हार्ट का क्या लेना देना है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सर वाई। अब एक चीज़ नोटिस करोगे तुम लोग, एम्फीबियंस, फिशेस एंड रेप्टाइल्स तीनों के पास एक 2 चेम्बर्ड हार्ट है। 2 चेम्बर्ड हार्ट फिशेस के पास एंड 3 चेम्बर्ड हार्ट हमारे पास एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के पास। तो इनके पास ही आपके पोइकिलोथर्मिक क्यों है, कोल्ड ब्लडेड क्यों है? वेयर एज होम्योथर्मिक, फॉर एग्जाम्पल हम ह्यूमंस, मैमल्स एंड बर्ड्स वी आर होम्योथर्मिक। तो हमारे पास 4 चेम्बर्ड हार्ट है, देयरफॉर वी आर होम्योथर्मिक। तो इसका क्या रिलेशन है तो वो आप लोग मुझे बताएंगे। स्केल्स ऑन पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज, यस दिस शुड बी योर करेक्ट आंसर। जो हमारे पास फीट होते हैं, चिकन फीट होते हैं, उनके पास स्केल्स होते हैं एंड सो डज रेप्टाइल्स। प्रेजेंस ऑफ क्रॉप एंड गिजर्ड, ये ऑप्शन आपके पास गलत है बिकॉज हमारे पास क्रॉप एंड गिजर्ड रेप्टाइल्स के पास नहीं होता है। बेसिकली क्रॉप एंड गिजर्ड इज अ पार्ट ऑफ
हमारे पास इनका बर्ड्स के इसका स्टमक का, वहाँ पे एक गिजर्ड, इसलिए आपने देखा होगा कि जो कुछ एक हमारे पास चिकन्स है वो आपके पास गट्टे खाते हैं, गट्टे मतलब पत्थर वगैरह खाते हैं ताकि उसमें अच्छे से अंदर डाइजेशन हो जाए। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, many observations suggest that RNA could have served many roles before the advent of DNA and proteins during the origin of evolution of organism. Which of the following is the role of RNA? अब RNA थ्योरी हमारे पास इसका एक स्पेसिफिकली टॉपिक है। ये RNA थ्योरी बोलती है कि सबसे पहले हमारे पास जो जेनेटिक मटेरियल था दैट वाज RNA। प्रेजेंटली सभी का जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज DNA। दैट मीन्स हमारे पास जो DNA इवॉल्व हुआ है दैट इज बेसिकली फ्रॉम द RNA। अब डिफरेंस देखा जाए दोनों के स्ट्रक्चर में तो फर्क क्या है, एक राइबोज शुगर है, एक डीऑक्सी राइबोज शुगर है। बेसिकली हमने OH ही तो हटाया है। तो बट हमारे पास ये थ्योरी बोलती है कि जो हमारे पास RNA है उसी से आपके पास DNA इवॉल्व हुआ, यही आपकी थ्योरी बोलती है। अब इसका और पहली बात यह है कि स्टिल हमारे पास RNA भी है, ठीक है, हमारे पास DNA भी है। तो DNA जेनेटिक मटेरियल बाद में आया, उससे पहले जेनेटिक मटेरियल हमारे पास कौन था, सिर्फ RNA था। ये कैसे कैसे पता चलता है हमारे पास, क्योंकि अगर मैं पहले वाले RNA को देखूं तो RNA के पास जेनेटिक रोल्स भी थे। पहले के टाइम पे जो जेनेटिक रोल था सारा के सारा RNA देख रहा है। कैटालिटिक रोल भी थे। अभी भी आपके पास जो आप देखोगे राइबोजाइम्स जो हमारे पास होते हैं वो बेसिकली क्या है, तो अल्टीमेटली RNA ही। ठीक है, नेक्स्ट इज रेगुलेटरी रोल, रेगुलेशन भी करते हैं, mRNA वगैरह हो गया। ठीक है, तो रेगुलेशन रोल्स भी इसके पास रहते हैं। दैट मीन्स फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसके लिए बेटा आपको एवोल्यूशन पढ़ना पड़ेगा, तो बहुत ही प्यारी चीज़ है एवोल्यूशन। जिसने एवोल्यूशन पढ़ लिया और जिसको एवोल्यूशन समझ आ गया उसके लिए आधी से ज़्यादा चीज़ें ऐसे ही सॉल्व हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग transcribes the genetic information from DNA and carries the coded information of the gene that is translated into the protein। आप देख रहे हो एक ही टॉपिक से अभी हमने 3-4 क्वेश्चन पहले डिस्कस किया, एक ही टॉपिक से 3-4 क्वेश्चन आगे कि आपके पास अभी मैंने जो एक्सप्लेन किया पहले कि आपके पास सर mRNA सिंथेसिस कहाँ पे हो रही है, mRNA कहाँ लेके जा रहा है, उसके बाद वहाँ पे उसकी ट्रांसलेशन हो रही है, कहाँ हो रही है, तो वो सब सारों चीज़ों से क्वेश्चन आपके एक ही टॉपिक से। तो आप सोचिए आपको एक टॉपिक, ये वाला टॉपिक पढ़ के, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन पढ़ के हमें कितना फायदा हो सकता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसक्राइब्स द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम DNA एंड कैरीज द कोडेड इन्फॉर्मेशन टू द जीन दैट इज ट्रांसलेटेड इनटू द प्रोटीन। अब ये ट्रांसलेशन इनटू प्रोटीन तो कौन कर रहा है सर, ये कर रहा है tRNA, बट लेके कौन जा रहा है, अभी मैंने बात की थी, इसको लेके जाता है सर mRNA, तभी तो इसको बोला जाता है मैसेंजर RNA, दूत। मैसेंजर्स क्या होते थे पहले के टाइम पे, दूत होते थे ना, तो वो संदेशा लेके जाते थे। तो ये संदेशा लेके जा रहा है किसके पास, tRNA के पास, भाई ये वाली प्रोटीन सिंथेसाइज करना है, ये ले तेरा कोड, यू हैव टू सिंथेसाइज दिस मच प्रोटीन। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा दैट इज mRNA। tRNA उनको ट्रांसलेट करता है इनटू द प्रोटीन। उसका स्ट्रक्चर हमने अभी देखा, डबल स्टैंडर्ड DNA RNA, ये तो सवाल ही नहीं है, सिमिलरिटी गोज फॉर RNA, ये भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, a cross between homozygous white flowered plant and a homozygous red flowered plant produces offspring with a genotype ratio of 1:2:1। what is this is an example, this is a classical example। अगर आपकी बात की जाए यहाँ पे बेसिकली स्नैपड्रैगन की बात कर रहा है, ये आपके पास स्नैपड्रैगन की बात कर रहा है बेटा, स्नैपड्रैगन। इसमें हमारे पास जो ये एग्जाम्पल है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ना यहाँ पे हमारे पास रेड कलर्ड जीन अच्छे से एक्सप्रेस हो पाती है इन द पिंक वाले में। ठीक है, अब होता क्या है यहाँ पे, अगर आपके पास जीनोटाइप है WW तो हमारे पास रहेगा वाइट, और अगर आपके पास है RR तो हमारे पास फ्लावर का कलर रहेगा रेड। बट अगर है हमारे पास WR दैट मीन्स यहाँ पे ना W अच्छे से, दोनों डोमिनेंट है, तो यहाँ पे ना W अच्छे से अब एक को एक्सप्रेस कर पाता है, ना ही R अच्छे से एक दूसरे को एक्सप्रेस कर पाता है। कंसिडर लाइक दिस कि आप एक म्यूजिकल चेयर बैठ रहे हो और आपके पास दो सिचुएशन है, लास्ट में एक ही चेयर बची है, तो एक साइड से W घूम रहा है, एक साइड से R घूम रहा है, दोनों बैठने लगे और चेयर टूट गई, तो ना R अच्छे से बैठ पाया ना W अच्छे से बैठ पाया, तो दिस इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ना रेड अच्छे से एक्सप्रेस हो पाया ना व्हाइट अच्छे से एक्सप्रेस हो पाया एट द सेम टाइम। लेट अस से उस चेयर पे दोनों बैठ गए तो दोनों की फर्स्ट पोजीशन आ गई, तो दिस इज कॉल्ड एज कोडोमिनेंस। ठीक है, जो दोनों जीन्स एक साथ एक्सप्रेस होती है। फॉर एग्जांपल ब्लड ग्रुप AB, बहुत प्यारा टॉपिक है बेटा, जब हम इसमें पढ़ते हैं ब्लड कोडोमिनेंस इसके पास आपको हमें मिलती है, तो कोडोमिनेंस हमें इसमें देख, हालांकि इसका आंसर को, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा बेटा, दैट इज
इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कोडोमिनेंस का एग्जांपल बहुत प्यारा है हमारे पास, दैट इज ब्लड ग्रुप्स। कंप्लीट डोमिनेंस टॉल एंड रिसेसिव। मल्टीपल एलील्स हमारे पास स्किन कलर आ जाती है, बहुत डेप्थ वाला टॉपिक है, इसको नहीं डिस्कस करते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट जीन मैपिंग। जीन मैपिंग हम किसकी करते हैं? जीन मैपिंग हम करते हैं हर एक क्रोमोसोम का नंबर, उसकी क्या वो एक्सप्रेस कर रहा है, वो सब चीज़ें जीन मैपिंग में होती है। आई होप आप लोगों ने पूरा प्रोसेस पढ़ा है। जीन मैपिंग है एप्लीकेशन इन आइडेंटिफाइंग एंड अंडरस्टैंडिंग जेनेटिक डिजीज विद इन पॉपुलेशन। दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज जो मॉडर्न आप डिजीज देखोगे बेटा, तो उसमें हमें बेसिकली पता चल जाता है कि इस बंदे को कौन सी डिजीज होने वाली है या कौन से डिजीज से ये सफ़र कर रहा है। द एड इन पर्सनलाइजिंग मेडिटेशन बाय predicting individual response to a specific drugs based upon genetic variation. This is absolutely correct. For example, एड्स की मेडिसिन है, ठीक है, तो कुछ पे काम करती है, कुछ पे ज़्यादा अच्छे से करती है, कुछ पे ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करती। दिस इज हाईली डिटेल्ड टॉपिक, बट एनीवेज लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। आंसर इसका रहेगा दैट इज अच्छा ठीक है, जीन मैपिंग कंट्रीब्यूट टू द ब्रीडिंग प्रोग्राम बाय आइडेंटिफाइंग डिजायरेबल ट्रेट्स। यस, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है बेटा, तो इसका आंसर रहेगा थर्ड ऑप्शन, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज्ड टू ज्वाइन टुगेदर टू डिफरेंट टाइप ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे बेटा तीन जो दो मेरे को डीएनए मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, दो एंजाइम्स दिख रहे हैं, न्यूक्लियसेस, एक्सोन्यूक्लियसेस एंड एंडोन्यूक्लियसेस। ये तो सीधा ही कट हो जाएंगे यहाँ से। क्यों? क्योंकि अगर बात की जाए एक्सोन्यूक्लियसेस, ये इन दोनों का काम है डीएनए को काटना। फर्क क्या है? एक्सोन्यूक्लियसेस एक स्पेसिफिक एंड पे काटते हैं और ये बीच से काटते हैं, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर सीजर। ठीक है, दे आर कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर सीजर। इसका नाम ही बोल रहे हैं डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए को पॉलीमराइज करना, यानी कि बेसिकली किस में हेल्प करेगा? डीएनए रेप्लिकेशन में। तो इसका आंसर ये भी नहीं होगा, इसका आंसर रहेगा लाइगेज, लाइगेट करना, दो चीजों को आपस में जोड़ना, दिस इज कॉल्ड एज लाइगेज। हालांकि कंफ्यूज मत हो जाना लाइगेजेस और लाइगेजेस, लाइगेजेस और लाइगेजेस। लाइगेजेस दो चीजों को जोड़ते हैं और लाइगेजेस दो चीजों को तोड़ते हैं। लाइगेज लाइगेट करना, लाइगेज मींस तोड़ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू चार्जेफ रूल इन अ डीएनए मॉलिक्यूल। ये तो चार्जेफ रूल आपको पता होना चाहिए, दैट इट स्टेट्स दैट purines in a DNA sequence, purines are always equal to pyrimidines. Purines are always equal to pyrimidines। किसी भी एक जेनेटिक पूल आपके पास दे रखा है तो उसके पास उसके एक सीक्वेंस में प्यूरिन्स शुड ऑलवेज बी इक्वल टू pyrimidines। यानी कि अगर आपके पास, मैं आपके पास एक क्वेश्चन देता हूँ इसके बाद में, पहले इसका आंसर देख लेते हैं। यानी कि प्यूरिन शुड बी इक्वल टू pyrimidines। प्यूरिन्स हमारे पास कौन सी हैं सर? एडेनिन, गुआनिन, डीएनए की बात कर रहा हूँ। और पिरामिडीन्स कौन कौन सी है सर? साइटोसिन एंड गुआनिन। तो ए एंड जी शुड बी इक्वल टू साइटोसिन एंड गुआनिन। ऐसा कोई ऑप्शन है? द अमाउंट ऑफ एडेनिन एंड गुआनिन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ थाइमिन एंड साइटोसिन। नहीं, ये ऑप्शन भी नहीं है। द अमाउंट ऑफ एडेनिन एंड थाइमिन, सॉरी हमने यहाँ पे गलत लिख दिया क्या? यस ठीक है, यहाँ पे हमने गलत कर लिया, उसको वापस करते हैं। ठीक है, प्यूरिन्स, प्यूरिन्स की बात की जाए एंड पिरामिडीन्स, तो एडेनिन और गुआनिन शुड बी इक्वल टू साइटोसिन एंड थाइमिन। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। तो दैट मीन्स हमारे पास A and G should be equal to cytosine and thymine. ठीक है, this should be, और that means A should be equal to T and G should be equal to C. ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड होता है इनके बीच में। तो वापस आते हैं, the amount of adenine and guanine is equal to the amount of thymine and cytosine. Adenine and guanine should be equal to the amount of thymine and cytosine. Yes, first option should be our correct answer. ठीक है, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, हो जाते हैं कई बार, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इससे मैंने बोला आपको एक क्वेश्चन दूंगा। क्वेश्चन ये है कि एक डीएनए सैंपल है, एक डीएनए सैंपल आपके पास दे रखा है, उसमें आपको एडेनिन की कंसंट्रेशन दे रखी है। एडेनिन की कंसंट्रेशन दे रखी है आपके पास 20%। आपसे पूछ रखी है
what will be the concentration of साइटोसिन? आपसे पूछ रखी है what will be the concentration of साइटोसिन. ऑप्शन दे देता हूँ. ऑप्शन ए इज 20%, ऑप्शन बी इज 40%, ऑप्शन सी इज 30% एंड ऑप्शन डी इज 60%. ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे व्हाट विल बी इट्स आंसर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं आपके पास. कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिड्स हैज इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, बिल्कुल सही चीज बोल रहा है यहाँ पे. बट वन प्रॉब्लम इज दैट हाइब्रिड सीड्स हैव टू प्रोड्यूस एवरी ईयर. बिल्कुल सही बात बेटा, आपके पास जो हाइब्रिड वैरायटी की जो हमारे पास सीड्स रहते हैं उनकी दिक्कत ये है कि किसानों को हर साल नए सीड्स लेने पड़ते हैं. Because if the seeds collected from the hybrids are sown, the plant is progeny will segregate. Yes, this statement is absolutely correct. क्योंकि हर साल आपके पास क्या होता है, जो नए सीड्स हमें किसानों को लेने पड़ते हैं, बिकॉज ड्यू टू द प्रॉब्लम इन द सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वहाँ पे आपके पास नई सीड्स में जो रहते हैं वो डिजायर्ड कैरेक्टर्स नहीं रहते हैं. ठीक है, इफ दीज हाइब्रिड्स आर मेड इनटू apomictic, there is no segregation and character in the hybrid. Yes, this statement is absolutely correct. Now what is apomixis? Is production of seeds without fertilization. अब बहुत से लोग जिसको पार्थिनोकार्पी के साथ कंफ्यूज कर जाते हैं. apomixis is production of seeds without fertilization, whereas parthenocarpy is development of fruit without fertilization, for example banana. ठीक है, तो पार्थिनोकार्पी और एपोमिक्सिस में कंफ्यूज नहीं रहना है. बट यहाँ पे इसका आंसर की बात की जाए तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिश एनालिसिस, FISH की बात करें. ये फिश बेटा मछली नहीं है, ये FISH है ना. इस फ्लोरोसेंट टेक्निक रहती है हमारे पास ये इसमें बेसिकली हम क्रोमोसोम्स को टैग कर लेते हैं. इज यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग द, इसका आंसर रहेगा बेटा दैट इज क्रोमोसोमल. अब देखो ऑब्वियस सी बात है, आप किसी चीज़ को टैग कर रहे हो, दैट मीन्स आपको क्या चाहिए बेसिकली, आपको बेसिकली उसकी लोकेशन चाहिए. हाँ जी, आप किसी चीज़ को अगर टैग कर रहे हो दैट मीन्स आपने, फॉर एग्जांपल मैंने एयर टैग लिया, दैट मीन्स मेरे को किसी चीज़ की लोकेशन चाहिए. ठीक है, तो सीक्वेंस ऑफ DNA फ्रिगमेंट ये तो आप किससे निकाल दोगे, ये तो आप उससे भी निकाल दोगे, PCR से भी निकाल दोगे, तो ये भी नहीं होगा. पैटर्न्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ जीन क्लोनिंग, ये तो क्लोनिंग से निकल जाएगी. सीक्वेंस ऑफ क्लोज, ये आपके पास लिंकेज से निकल जाएगी. तो ये तीन ऑप्शन तो नहीं होंगे. क्रोमोसोमल लोकेशन, अब FISH यानी कि आप किसी चीज़ की टैगिंग कर रहे हो. अब फॉर एग्जांपल मैं किसी चीज़ की टैगिंग कर रहा हूँ, मैंने एयर टैग लिया, तो मुझे क्या चाहिए, उसकी लोकेशन चाहिए होगी. ऑब्वियसली मैंने कुत्ते पे लगा दिया अपने. ठीक है, मैं कुत्ते के ऊपर क्यों लगा रहा हूँ, क्या ज़रूरत है एयर टैग की, क्योंकि मेरे को अपने कुत्ते की लोकेशन चाहिए. तो सिमिलरली मैंने बेसिकली आपने यहाँ पे टैग कर दिया किसी क्रोमोसोम को ताकि आपको उसकी लोकेशन पता चल जाए. ठीक है, क्लियर, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स TI प्लाज्मिड. नाउ व्हाट इज TI प्लाज्मिड? TI मींस ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड किसके पास रहता है, तो इसका आंसर रहेगा बेटा दैट इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेरिफिकेंस. ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा. तो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है. क्लोस्ट्रीडियम सेप्टिकस, ये बहुत ही प्यारा सवाल है यहाँ पे. क्लोस्ट्रीडियम सेप्टिकस हमारे पास यहाँ पे गैस गैंग्रीन कॉज करता है, आपको पता होना चाहिए. ठीक है, इट कॉजेज द गैस गैंग्रीन इन ह्यूमंस. बहुत ही देख नहीं पाओगे इसका आप, गैस गैंग्रीन कॉज करता है. ज़ैंथोमोनास कंपैरेटिस हमारे पास एक प्लांट का पैथोजन है. बैसिलस सबटिलिस, ये भी हमारे पास एक पैथोजन है. आंसर रहेगा इसका दैट इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेरिफिकेंस. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रोड्यूस वायरस फ्री प्लांटलेट्स यूजिंग टिश्यू कल्चर टेक्निक्स. तो इसका आंसर रहेगा बेटा, कौन सा पार्ट लेंगे सर, एपिकल मेरिस्टेम. यहाँ पे रीजन क्या रहता है, आपको रीजन पता होना चाहिए इसके. रीजन ये रहता है कि हम क्यों हमेशा, कभी आपने सोचा है कि हम सिर्फ बेसिकली बेटा आंसर याद करने में लग जाते हैं, हमें ये नहीं पता है कि अगर हम टिश्यू कल्चर के दौरान एपिकल मेरिस्टेम ले रहे हैं टू प्रोड्यूस वायरस फ्री प्लांट, तो हम एपिकल मेरिस्टेम ही क्यों ले रहे हैं. ठीक है, सीड्स क्यों नहीं ले लिए, पेटियोल क्यों नहीं ले लिया. इसके पीछे का रीजन है बेटा, जो वायरसेस होते हैं दे डिवाइड एट अ स्पेसिफिक रेट, एंड जो एपिकल मेरिस्टेम के सेल्स होते हैं दे डिवाइड एट मोर फास्ट रेट देन द
तो दैट मीन्स वायरस को उन सेल्स को इफेक्ट करने का मौका ही नहीं मिलता, इसीलिए हम कौन सा पार्ट चूज करते हैं, दैट इज द एपिकल मेरिस्टम। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द कन्वेंशनल मेथड टू इंप्रूव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट हैज बीन सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन, बिल्कुल सही, बट सम स्पीसीज डू नॉट परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द स्पीसीज बैरीज कम अक्रॉस इन सेक्सुअल, बिल्कुल ठीक बोल रहा है, दिस कैन बी ओवरकम बाय डैश। अब ये बोल रहा है कि कुछ एक प्लांट्स होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते, तो वहाँ पे उधर हमने हाइब्रिड्स बनाने हैं तो हमें दिक्कत आएगी, तो इस चीज़ को कैसे ओवरकम किया जा सकता है, इमैस्कुलेशन करोगे, इमैस्कुलेशन क्यों करोगे सर, रिमूवल ऑफ एंथर क्यों करोगे, जब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं कर रहा है तो इमैस्कुलेशन करके क्या फायदा, बैगिंग करके भी कोई फायदा नहीं है। क्लोनल प्रोपलिकेशन, ये तो आप सर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में करते हो, ये भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा दैट इज मेकिंग साइब्रिड्स। साइब्रिड्स मींस आप दो सेल्स के प्रोटोप्लाज्म को फ्यूज करके कॉमन वो बना रहे हो, तो हाइब्रिड से साइब्रिड, ठीक है, साइटोप्लाज्म को आप क्या कर रहे हो, हाइब्रिड कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज मेकिंग द साइब्रिड्स। यहाँ पे आपने दो जो एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग सेल्स है उनको कंबाइन कर दिया, तो हमारे पास क्या बन गया, साइब्रिड्स। तो आंसर रहेगा इसका दैट इज डी ऑप्शन, मेकिंग साइब्रिड्स। तो दिस वाज ऑल अबाउट बेटा टुडेज वीडियो। कल मिलते हैं अगले क्वेश्चंस के साथ, बहुत ही प्यारे सेशन रहने वाला है, जितना जल्दी हम इन चीज़ को कवर अप करेंगे उतना हमारे लिए बेटर रहेगा। लेट मी नो अगर आप लोगों को 2016 का पेपर डिस्कस करना है या नहीं। विल सी, हैव अ गुड डे, जय हिंद।